नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास। सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल और सबसे लाजमी है कि जब पिछले दिनों अपोजिशन की मीटिंग हुई उसमें आप शामिल नहीं हुए। चलिए, आपकी अपनी उत्तर प्रदेश में एक अलग राजनीति शुरू करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में तो कोई हिस्सेदार होना पड़ेगा सर। उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति का रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश में क्योंकि तमाम काम चल रहे हैं पार्टी के, हमारे कार्यकर्ता लगातार इस समय जो बीमारी फैली है उसमें लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लखनऊ छोड़ना ठीक नहीं है। देश की राजनीति जब होगी तो जो समाजवादी पार्टी के अपने कार्यक्रम हैं या अपना फैसला है उस समय लिया जाएगा। नहीं, जब मुलायम सिंह भी थे तब आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि जब वो बिल आया था न्यूक्लियर वाला, तो उसमें भी यूपीए का साथ मुलायम सिंह ने दिया था। तो आपकी अपनी राजनीति तो यूपी में ठीक है, लेकिन केंद्र में भी एक हिस्सेदार होना पड़ेगा। जैसे ममता बनर्जी शामिल हुई, हालांकि वो कांग्रेस से उनके विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो दिल्ली की राजनीति के लिए साथ रही उस मीटिंग में। देखिए, दिल्ली की राजनीति भी जरूरी है, उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव में वो रहते हैं। कई बार मीटिंगों में जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर मीटिंग होती है उसमें शामिल रहते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में जब कभी भी फ्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए बात होती है तो हमारी पार्टी के नेता उसमें शामिल रहते हैं। लेकिन जहां तक सवाल आज की वैश्विक महामारी की वजह से जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, आप देखो मीटिंग में अगर मजदूरों की हमारी सुनी जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को सुझाव शामिल कर रही है? मैं नहीं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है। लेकिन जो पिछले दिनों देखने को मिला, आपने मजदूर की बात कही, जिस ढंग से ये लॉकडाउन हुआ और मजदूर पैदल ही निकल गए, वो जो दृश्य है, वो मंजर है, सबके सामने है। आप उन्हीं की राजनीति करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार विफल रही इस मामले में? देखिए, जहां शुरुआत जितनी जिम्मेदारी से सरकार को इस वैश्विक बीमारी के लिए कदम उठाने चाहिए थे, सरकार ने कदम नहीं उठाए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी थाली और ताली बजा करके इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, और लेकिन हड़बड़ी में शायद एक्सपर्टों ने, डॉक्टर्स ने या जानकार लोगों ने उन्हें सूचना दी होगी, तो उसके बाद अपने आप इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। कम से कम जो तकलीफ परेशानी मजदूर की थी उसको समझते हुए समय देना चाहिए था, और अगर समय नहीं दिया और मजदूर अपने आप निकल आए दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, अहमदाबाद में, और खासकर यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार जाने के लिए, तो सरकार को कम से कम उस समय कदम उठाना चाहिए था और बसों का, ट्रेनों का इंतजाम कर करके उन्हें पहुंचा देना चाहिए था। आज भी तो वंदे भारत स्कीम चल रही है। वंदे भारत के तहत तमाम देशों से लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि आखिरकार ट्रेन और बसों का इंतजाम क्यों नहीं किया। और जहां तक यूपी का सवाल है, मैं आपसे ये कह सकता हूं, कई मौकों पर मैंने कहा है कि यूपी पर इतनी बसें हैं, 70,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास बसें हैं, और अगर ये बसें चल देती तो एक भी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला एक भी मजदूर को पैदल नहीं चलना पड़ता। जो हम लोगों ने देखा, आपने दिखाया, इतनी तकलीफ कभी किसी ने नहीं देखी होगी, इतनी परेशानी कभी किसी ने नहीं देखी होगी। लोग साइकिल से निकल पड़े, पैदल निकल पड़े, अपना सामान सर पे लेकर निकल पड़े, अपने बच्चों को गोदी में लेकर के चल गए, लोगों की एक्सीडेंट से जान चली गई, चलते चलते दम तोड़ दिया। ये सब ने कहानियां सुनी है, दुख सबने देखा है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंतजाम नहीं किया। लेकिन बसों पे भी तो काफी राजनीति हुई है। जिस ढंग से प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में हुआ, वो सब क्या आपको लगता है जायज था? हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे हैं, वो किसी का सुझाव नहीं लेना चाहते हैं, वो केवल अपनी टीम 11 के ही सुझाव पर चलते हैं। अगर वो चाहते तो मैंने पहले कहा और फिर कहता हूं
कि एक भी मजदूर पैदल नहीं चढ़ता। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अच्छी बात है कि उन्होंने बच्चों को घर पहुंचाया। कोटा में जो कोचिंग कर रहे थे बच्चे कैसे रहते कम उम्र के, और बंद हो जाते वहां पर तो कितने दिन बंद रहते, तो उन्होंने निकाले। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय पर राजस्थान में फंसे हुए मजदूर, पंजाब में फंसे हुए मजदूर और दिल्ली में एक बार सब निकल पड़े थे मजदूर, तब ये बसें कहां थीं? तो बसों की बात कही आपने, और जो मंजर हमने मुंबई में देखा, ट्रेन पे भी तो काफी राजनीति हुई है। जिस ढंग से पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री बोलते हैं, जिस ढंग से राज्य कह रहे हैं कि जितनी ट्रेनें मांगी गई उतनी ट्रेनें मिली नहीं। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए, उनकी सरकार को ये कम से कम गरीबों के प्रति कुछ उनको संवेदना होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि ट्रेन चलाने में क्या परेशानी थी। आप उसके बाद किराया ले रहे थे उनके, सभी विपक्षी लोगों ने जब शोर किया तो आपने किराया वापस लिया। आपकी ट्रेनों में कोई इंतजाम नहीं मिला, न खाना मिला, न पानी मिला, बाद में आपने इंतजाम भी किया, लोगों की जान चली गई। अभी अखबार में पढ़ा, मैं पार्टी से हम लोगों ने उस परिवार की मदद भी की है। बस्ती का एक मजदूर शौचालय में बंद था और उसी में जान चली गई, 2 दिन तक किसी ने उठाया नहीं उसको। ये होगा भारत में, ये देश में होगा। और तब भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करती है, दुनिया से मुकाबला करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों का डंका भारत में नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में बजाना चाहती है। जो लोग गरीब को ट्रेन नहीं दे पाए, गरीब को पानी नहीं दे पाए, गरीब को खाना नहीं दे पाए, और आज के समय पर ये बातें छिपती नहीं है। जो कुछ सड़कों पे हुआ, जो सड़कों में गरीबों को चलते देखा है, हमने आपने तो देखा ही है, दुनिया ने देखा है उसको। क्या हमारी छवि बनी होगी दुनिया में भारत की। लेकिन जो बात उत्तर प्रदेश में जो जिस ढंग की राजनीति हो रही है, आप और मायावती जी एक अलग खेमा, एक तरह से यूपीए से अपने आप को दूर रख रहे हैं, तो हम क्या समझे आने वाले दिनों में क्या राजनीति होने वाली है उत्तर प्रदेश में? क्या 4 दल अलग अलग लड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश से पहले अभी बंगाल में और बिहार में चुनाव हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने और सभी जितने भी सीनियर लीडरशिप है हमारी, उनकी राय यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी किसी से समझौता न करे। हां, अगर छोटे दलों के साथ कुछ एडजस्टमेंट हो सके तो जरूर एडजस्टमेंट कर करके इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएं। इसका मतलब आप एक बार कांग्रेस के साथ जाके अपना हाथ जला चुके हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ भी मेरा गठबंधन रहा है, और सबसे बड़ी रिस्क लेकर के, और जो कुछ मैं कर सकता था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी मैंने गठबंधन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अलग तरह की पार्टी है। कब क्या रूमर फैला दे, कब क्या साजिश कर दे, कब क्या षड्यंत्र हो जाए, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी है, अपने ग्रास रूट पर और अपनी लीडरशिप पे भरोसा कर करके, अपनी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो हमारा गांव में खड़ा है, बैठा है, उस पे भरोसा करके किसानों के सवाल पर, और ये तो कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, अगर हमारा किसान और गांव में रहने वाला आत्मनिर्भर नहीं होगा तो हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर हो जाएगा? जब भी ये अर्थव्यवस्था में या अर्थनीति में फंस जाते हैं तो शुरू हो जाते हैं कि मेक इन इंडिया करेंगे। मैं इनसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 3 बार इन्वेस्टमेंट मीट हुई है। पहले इन्वेस्टमेंट मीट हुई, फिर एक बार इन्वेस्टमेंट मीट हुई, फिर डिफेंस एक्सपो हुआ, और सब में एमओयू हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने एमओयू जमीन पर उतरे हैं। अभी मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने न जाने कितने लाख करोड़ को जमीन पर उतार दिया है। मैं उनसे केवल यह जानना चाहता हूं कि कौन सी बैंक ने इन उद्योगपतियों को लोन दिया है जो आपने जमीन पर उतार दिया। और अगर इतने लाख करोड़ जमीन पर उतर गया होता तो हमारे कितने नौजवानों को आपने रोजगार या काम दे दिया। अब तो मुसीबत ऐसी है कि तमाम लोग जो हमारे दूसरे प्रदेश में काम करते थे आज प्रदेश में आ गए हैं, वो भी तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे भाई बंधु हैं। आखिरकार उनको रोजगार नौकरी कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल इनके सामने आज। जी हाँ, यही मेरा अगला सवाल है कि जो लोग वापस आए हैं, जो स्किल लेबर हैं, उसके लिए प्रदेश में क्या है? वो
कैसे करेंगे? केवल मनरेगा से तो काम नहीं चलेगा। अगर इनके पास काम हुआ होता, इन्होंने होमवर्क अच्छा किया होता, पहले से कुछ व्यवस्था बनाई होती, तो शायद इनको और अच्छी तरह शामिल कर करके आगे हम कर देते। अभी तो उद्योग कारखाने पुराने ही डूब रहे थे। आपने 3-3.5 साल में कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा पाए। आप अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के सपने तो दिखाए आपने, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, इस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया, इतने लोकसभा के सांसद दिए, 300 से ज्यादा विधायक दिए, उसके बाद कारखाने नहीं लगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं आया। और रही बची इलाहाबाद बैंक, एक इकलौती बैंक यूपी की जिसका नाम इलाहाबाद था, उसका भी नाम खत्म कर दिया सरकार ने। तो अगर इन्होंने होमवर्क किया होता, और चाहे वो पुरानी योजना थी स्किल डेवलपमेंट की एक अच्छी स्कीम उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी, क्योंकि केंद्र सरकार का उसमें सहयोग था। उस समय पुरानी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया था, तमाम कंपनियों को इनपैनल किया था। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पिछले 3.5 साल में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने कितनी नई कंपनियों को इनपैनल किया जहां आपने लोगों को स्किल किया हो। एक घर की बात कर लेते हैं। चाचा के बारे में क्या राय है आपकी? उनकी पार्टी का क्या होगा? क्या आप घर को समेटेंगे? देखिए, उनकी पार्टी रहे, उनकी पार्टी, उनका संगठन रहे, और समाजवादी पार्टी जसवंतनगर सीट पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ाएगी। तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे या उनकी पार्टी रहेगी और आप कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे? समाजवादी पार्टी जसवंतनगर में किसी को नहीं लड़ाएगी, ये मैंने बात कह दी और यही पार्टी की राय बनी है। चलिए, एक अंतिम का सवाल है कि आपने देखा अभी पिछले दिनों सरकार ने ढेर सारी घोषणाएं की है, इकोनॉमिक फ्रंट पे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। आप क्या महसूस करते हैं? क्या ये पैकेज गांव-गांव तक पहुंचेगा? पहले तो सरकार ने यह कहा कि हम जीडीपी का 10% राहत देंगे, लेकिन जब 20 लाख करोड़ को अच्छी तरह देखा गया तो मुझे नहीं लगता कि जीडीपी का 1% भी ये पैकेज था। ये उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने अर्थव्यवस्था को डुबाया है। आखिरकार 20 लाख करोड़ किसके पास पैसा जा रहा है? क्या मजदूर के पास जा रहा है? और अगर किसान के पास जा रहा होता तो आज बताइए उत्तर प्रदेश में किसानों का गन्ने का बकाया है चीनी मिलों पर, आज 15,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया गन्ना किसान का। इसी तरह गेहूं की कीमत नहीं मिली, यहां पर फल सब्जी चौपट हो गए, फूल का कारोबार चौपट हो गया। जो किसान दूध पैदावार कर करके कुछ अपना घर का जीवन यापन कर लेता था, वो किसान बर्बाद हो गया। आखिरकार 20 लाख करोड़ जो इतना बड़ा सपना दिखाया, किस किसान को मिल रहा है, किस मजदूर को मिला, किस गरीब के लिए पहुंच गया? और इसके सहारे जो सरकार कर रही है, शायद आम दिनों में वो बात होती तो देश में न जाने कितनी बड़ी बहस हो जाती। क्या खेती को ये प्राइवेट हाथों में दे देंगे? बड़े बड़े सेक्टर्स जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था, कुछ लोगों पर पहुंच जाएगा माइनिंग। एक तरफ तो आप कह रहे थे कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, बुंदेलखंड में न जाने कितनी जमीन आपने नाप ली, आपने बड़े बड़े हजारों एकड़ एक्वायर करने की सोची आपने, और वहीं आप कह रहे हैं कि हम एफडीआई कर देंगे डिफेंस में। तो पहले तो यह सरकार बताए कि आत्मनिर्भर होने का रास्ता क्या है? मेक इन इंडिया रास्ता है कि 20 लाख करोड़ उन्हीं को दे देना जिन्होंने पहले से अर्थव्यवस्था डुबाई हो? और अब तो अर्थव्यवस्था फ्री फॉल है, इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि इतने महीने इतने साल से जब अर्थव्यवस्था को नहीं ध्यान दिया तो अब फ्री फॉल है। अब कहां रुकेगी जाके, कितनी डूबेगी, कौन सा कारोबार बंद हो जाएगा, कौन सा कारोबार छोड़ करके चला जाएगा कारोबारी, पता नहीं है। अब एक अंतिम का सवाल है अखिलेश जी, पूरे लॉकडाउन में क्या करते रहे, कैसे वक्त गुजारा आपने? देखिए, मैं पार्टी का काम करता रहा, अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बना के रखा, और हर कार्यकर्ता से मैंने ये कहा कि अपने समर्थ के हिसाब से अपनी जो कुछ मदद कर सकते हो गरीबों की मदद करो। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जहां पे मदद कर सकते थे गरीबों की मदद की है। और इन दिनों क्योंकि लॉकडाउन खुला था, ये तो पता ही नहीं था कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अगर पहले ही हमें बता देते
कि इतने दिन लॉकडाउन रहेगा तो कुछ दूसरा माहौल होता, लेकिन हम पार्टी का काम करते रहे। और जब ये एक मजदूरों का देखा हमने, सड़कों पे चल रहे हैं, साइकिलों से चल रहे हैं और भूखे प्यासे चल रहे हैं, तो उनको जो मदद कर सकते हैं, मुझे खुशी है केवल हमारी पार्टी ने नहीं बल्कि आम लोग भी निकल करके आए, उन्होंने भी, एनजीओज ने भी मदद की है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। सरकार से जो उम्मीद थी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।